हाल चाल है। बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरसीपी, जहां पे पढ़ाई होती है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की। तो आप लोग हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कर भी रहे होंगे। कुछ लेक्चर बहुत बुरे होंगे, मैं जानता हूं। ऑडियो क्वालिटी को लेकर हमने बहुत कोशिश किया है ऑडियो क्वालिटी को बेहतर करने की। शायद इस लेक्चर्स में थोड़ी बहुत बेहतर ऑडियो क्वालिटी जा रही होगी और आप लोग काफी सीरियसली किसको, डीपीपी को कर रहे होंगे। और अगर आपके क्वेरी आते हैं तो आप हमारे एक जीमेल आईडी जिसका नाम है rcp@gmail.com पे बिना शर्माए हुए आप हमें मेल कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 है और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में काफी सारे पार्ट को कवर कर रहे हैं और करेंगे भी, है कि नहीं। तो इस समय बहुत है, आराम आराम से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कॉन्सेप्ट को एक कॉन्सेप्ट को डीपली स्टडी कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का लेक्चर ही आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बेस बनाती है। तो आज क्यों बेस को क्यों छोड़ना, है कि नहीं। तो बेस को काफी आराम आराम से करने वाले हैं हम लोग। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो आराम आराम से करें। लेक्चर इट मे बी लेंथी हो सकता है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में जो लेंथी होंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको शॉर्टकट कर देने वाली है। तो कॉन्सेप्ट को जितना लेंथी से पढ़िए उतना ही मजा आता है फिजिक्स के सवालों को करने में। तो हम आपके लिए खूबसूरत से सवाल भी लेकर आते हैं। तो आप आज के लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक हम करने वाले हैं पॉइंट चार्ज एंड लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना। पॉइंट चार्ज एंड लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना। तो पॉइंट चार्ज एंड लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना हम आज सीखने वाले हैं। तो सीखने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। तो सीखना ही नहीं, इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं सवालों में, कैसे धड़ाधड़ सवाल को उड़ा देते हैं, उसको आज चुटकियों में देखने वाले हैं। तो आज का मेनू है आपके लिए खूबसूरत सा मेनू। क्या है मेनू में? कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सब चीज को जानेंगे बारीकी बारीकी से। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड लाइन चार्ज। आज का लेक्चर छोटा होने की उम्मीद कर सकता हूं, बट कह नहीं सकता हूं, क्योंकि डिटेल्स में पढ़ाने जाता हूं तो काफी टाइम लग जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट सिखा के रखता हूं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो अच्छी तरीके जानते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना जितना इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इसके क्वेश्चंस को करना भी इंपॉर्टेंट है। अब समझ के छोड़ नहीं सकते, इसके सवालों को करना पड़ता है, तभी जाके आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का असली मजा आने वाला है कि नहीं। तो पहले इसको ऐसे समझा गया कि जैसे कोई चार्ज देखा है क्या आप लोगों ने? देखा होगा, एक छोटा सा प्यारा सा एक चार्ज है, कैपिटल क्यू। और अगर इसके पास में देखा लोगों ने, दूरबीन अपनी आंखों, चमत्कारी आंखें से देखा, तो देखा आंखें जब चमत्कारी थी तो देखा कि वहां पर तो कुछ है ही नहीं। तो नेक्ड आई से जब आप देखोगे तो यहां पर आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, पक्का ही नहीं दिखाई देगा। लेकिन एक चार्ज को लाया, तो जब चार्ज को जब लाया और यहां पर जब रखा तो देखा कि साला उसमें गजब सी एक फेनोमेना आ रही थी। तो वो फेनोमेना क्या था कि जब आप चार्ज को रखे ना, तो हम लोग प्लस क्यू चार्ज को रखें फॉर द एक्सपेरिमेंट, तो व्हाट वी ऑब्जर्व, हमने देखा कि ये चार्ज जो है इधर की तरफ जाने लगा। ऑब्वियस बात ही जाएगा। अच्छा, तो चार्ज को देखा कि ये इधर की तरफ जाने लगा, तो फिर लोगों ने क्या किया, तो देखा अच्छा चार्ज इधर जा रहा है, इसको हमने फिक्स कर दिया। क्यों ना हम अपने सुविधाजनक के लिए इसको सोर्स चार्ज का नाम रख देते हैं। क्या रख दे बेटा? सोर्स चार्ज। बोलो भाई, क्या नाम रख दिया? सोर्स चार्ज रख दिया।
ये चार्ज को जब यहां से हटा दिया, हटा दो, लो, तो क्या यहाँ पे कुछ है? कुछ है? तो तुम बोलोगे कि नहीं सर, चार्ज को यहां रखा तो देखा इसे फोर्स लगने लग गया। तो जब फोर्स लगा तो फोर्स की बेसिक डेफिनेशन हम लोग जानते हैं फ्रॉम द 11th क्लास ऑन द चैप्टर ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दिस इज द बेसिक इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, नहीं बॉडीज भी नहीं, दिस इज द बेसिक इंटरेक्शन बिटवीन टू इंटरेक्शन है इसमें। तो इंटरेक्शन टू है, इसमें हमको दिखाई दे रहा है एक, कोई तो एक है जो हिडन फॉर्मेट में है, कोई तो एक है जो हिडन फॉर्मेट में है। तो लोगों ने काफी इस पे विचार किया, बोला ये कौन सा साला हिडन फॉर्मेट में है, कौन सा हिडन फॉर्मेट में है? तो देखा, ऑब्जर्व किया और एक थ्योरी निकाली और बोला क्या कि देखो ये चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है ना, उसमें एक हिडन जो चीज है, जो थिंग्स है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छा सा नाम है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मतलब चार्जेज, इलेक्ट्रॉन की कहानियां, फील्ड मतलब एक रीजन, एरिया। तो बोला गया कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि प्रोड्यूस किया गया है किसी दूसरे चार्ज के द्वारा, जो कि विच इज प्रोड्यूस बाय अदर चार्जेज आल्सो कॉल्ड सोर्स चार्जेज। तो मतलब कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए इमेजिनरी रीजन which exert force on charge and this is also produced by charge। तो क्या समझ में आई डेफिनेशन? बिल्कुल बेसिक सा डेफिनेशन है। और सबसे खूबसूरत सी बात यह है कि इस डेफिनेशन को रटेंगे नहीं, समझेंगे। और एक तरीके से हम आपको नहीं समझाने वाले हैं, तो सोचो कितने तरीके से, एक, दो, तीन तरीके से। तो टोटली तीन तरीके से आपको हमको डेफिनेशन समझाना है। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। तो मैंने एक तो समझा दिया, तो क्या समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन है, एक सराउंडिंग है, एक एरिया है जो विच प्रोड्यूस बाय चार्ज, विच प्रोड्यूस बाय चार्ज। चार्ज में अगर बात करें तो कौन सा चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, इसकी डिटेल्स हम अपकमिंग एक दो लेक्चर में और भी डीपली जानेंगे। लेकिन अभी हम इतना समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो कि जन्म दिया गया, प्रोड्यूस किया गया पॉजिटिव चार्ज पे, प्रोड्यूस किया गया पॉजिटिव चार्ज पे। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी चार्ज पर क्या लगा सकता है? फोर्स लगा सकता है। किसी भी चार्ज पर क्या लगा सकता है? फोर्स लगा सकता है। तो क्या हम इसी डेफिनेशन को लिख लिया जाए? बिल्कुल लिख लेते हैं। तो चलिए इसको हटाने के बाद हम लिखते हैं। डेफिनेशंस को एक तरीके से नहीं समझेंगे, दो तीन तरीके से, किताबी डेफिनेशन, मास्टर का डेफिनेशन, बोर्ड लेवल का डेफिनेशन, सब हम लोग जानने वाले हैं। तो हम लोग जानेंगे इट इज बेसिकली region, it is basically region which produce by charge and exert force on charge and exert force। It is basically region which produced by charge and exert force on charge। ओके, तो ये हो गया सिंपली। चलिए, अब होता है कि ये एक कैसी क्वांटिटी है, क्या स्केलर है या फिर वेक्टर है? तो हम इसके दो तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम दो तरीके से समझेंगे। एक तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे, और दूसरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे। दो तरीके से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे और दूसरा क्या समझने वाले? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो थ्योरेटिकल का सुनते ही थोड़ा सा आत्मा को शांति मिलता है कि चलो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं रहेंगे। थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी वाली हुई, और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब आपको मन में थोड़ा सा डर तो बनता होगा कि अरे यार ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब थोड़ा मैथ वाली आएगी, है कि नहीं? तो हमें ये सब चीजों को तो नहीं सोचना है।
तो हम लोग नोट कर लीजिए आप, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट टी है कि नहीं। अच्छा, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको क्या बोलते हैं कभी कभी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से बोलते हैं। तो हम उसको चर्चा करेंगे, जो कि हर साल नीट और जेई के लिए बहुत ही प्यारा है। जेई के लिए प्लस बोर्ड के लिए सब में ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, है कि नहीं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में सिर्फ मैथ के बारे में इसकी जानकारी मिलेगी। तो चलिए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इट इज बेसिकली रीजन विच प्रोड्यूस बाय चार्ज एंड एग्जर्ट फोर्स ऑन चार्ज। इसको हटाते हैं। चलिए, बोला जाता है कि ये कैसी क्वांटिटी है, क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बोला गया कि जी हाँ, इट इज वेक्टर, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो बोला गया कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। बाद में तो ऐसा होगा कि आप इसको जो मैं बता रहा हूं उसको ना भी याद कीजिएगा तो भी आप डायरेक्शन बहुत आराम से निकाल सकते हैं, बट अभी के लिए आपको ये रटना पड़ेगा। रटना मतलब समझते है कि नहीं, तभी आपको रटना पड़ेगा। तो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जहां पर, जैसे देखो ये तो प्रोड्यूस होता है किसी चार्ज के द्वारा और किसी चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो एक चीज तो आपको जरूरी है कि आपको एक डिफाइन करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कि आपको किस चार्ज के द्वारा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये तो क्लियर है, हमेशा तो यही होगा ना कि किस चार्ज के द्वारा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखो, तो एक हमने क्यू मान लिया, तो हमने क्यू मान लिया, तो ये हुआ सोर्स चार्ज। ये आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा, ये सब टाइम पास से बातें हैं। सोर्स चार्ज, ये सब कैसी बातें, टाइम पास बातें। सोर्स चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है कि नहीं, प्रोड्यूस करेगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आपको किस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, किस डिस्टेंस पर। तो आप बोलोगे कि सर यहां पर, तो आपको यहां पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। तो ध्यान से सुनिए, आप यहां से एक पॉजिटिव चार्ज रख देंगे। क्या रख देंगे, एक पॉजिटिव चार्ज रख देंगे। ये पॉजिटिव चार्ज को एक नाम रखा गया, पॉजिटिव चार्ज को क्या रखा गया, नाम रखा गया। इस पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब हुआ कि, टेस्ट चार्ज का मतलब हुआ कि छोटा सा बच्चा, मतलब छोटा सा चार्ज, जिसके वजह से अगर कहीं पे आप रख दो, उसके वजह से आसपास के चार्जेज पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। ऐसे चार्जेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। रियल छोटा सा चार्ज, बहुत बहुत छोटा सा, बहुत का मतलब तो सोच लो कितना छोटा, जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं छोटा सा एक चार्ज, जिसके रखने के वजह से आसपास के चार्जेज में कोई डिस्टरबेंस ना पैदा हो। डेट चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट टेस्ट चार्ज के नाम से कई कई बार बोलते हैं। अब मस्ट बी पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, मस्ट, कौन सा मस्ट, एमएसटी वाला कि एमएसटी वाला, मस्ट चार्ज, मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी कैसा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा, इस चार्ज पर मान लो फोर्स लगा इधर, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या तुम्हें समझ में आया, क्या तुम्हें समझ में आया कि जहां पर यूनिट टेस्ट चार्ज को रख दो, यूनिट पॉजिटिव चार्जेज टेस्ट चार्जेज को रख दो, टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगे, टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। क्या बात समझ में आ गई, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, सिंपल सी बात है।
है ना। तो जनरली ये जन्म कहाँ से लेता है, पॉजिटिव चार्ज से जनरली जन्म लेता है, इसका एक ही माय बाप है, पॉजिटिव। अब तुम पूछोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि पॉजिटिव चार्ज से जन्म लेता है, समझो इसको। क्योंकि अगर इस चार्ज को रखा और फोर्स किधर लगा, इधर की तरफ, तो मतलब ये फील्ड कहीं इधर से आ रही थी, जिसने चार्ज को इधर धक्का दे दिया। तो इसका मतलब इधर से आ रही थी पॉजिटिव चार्ज पे, मतलब कहीं ना कहीं तो जन्मदाता है ना जी, इधर इधर तो जन्मदाता होगा ना, कोई तो जन्म देने वाला होगा यहाँ से, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, बस यही बात है। तो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे ही टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आपके पास क्या कॉपी और पेन है, कॉपी पेन है तब तो नोट कर लीजिए, नहीं है तो फिर क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। तो बोला गया कि बहुत आसान है, अगर एक चार्ज क्यू है और यहाँ पे आर दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर एक चार्ज रख दो प्लस क्यू, टेस्ट चार्ज, इस पे फोर्स ऑन क्यू चार्ज कितना हुआ, तो तुम बोलोगे कितना हुआ, के क्यू इंटू में क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, के क्यू इंटू में क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। क्या देखोगे तो के क्यू अपन में आर का स्क्वायर, रियल में आर डिस्टेंस पर फोर्स है, किस पे, स्मॉल क्यूब चार्ज पे। अच्छा, अगर मैं इसको यहां पर अगर ले आऊं, कहां पर, यहां पर, तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपन में आर का स्क्वायर। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट, कोर थ्योरी किसका, क्यू का। दिस इज द कोर प्रॉपर्टी ऑफ द कैपिटल क्यू चार्ज। इसमें कोई स्मॉल क्यू आया क्या, नहीं, इसमें स्मॉल क्यू है ही नहीं। अगर तुम इस क्वांटिटी को स्मॉल क्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो फोर्स बनता है, ध्यान देना। अगर तुम इस क्वांटिटी को स्मॉल क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या बनता है, फोर्स। तो ये क्वांटिटी ना, दिस क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये क्वांटिटी नहीं होता तो क्या इस पे फोर्स लगता, तो नहीं लगता। देखो बहुत टूटी फूटी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ। तो ये क्वांटिटी अगर नहीं होता तो फोर्स भी नहीं लगता। तो इसका मतलब कि यही क्वांटिटी की वजह से फोर्स लगा है, तो जी हाँ, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू चार्ज ऑन द आर डिस्टेंस। तो यानी कि फोर्स है, क्या है ये, फोर्स है पर यूनिट चार्ज, ऐसे बोल सकते हैं क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज, नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हें नहीं समझ में आया होगा, पक्का नहीं आया होगा, ना, नहीं आया होगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको कई बार ऐसे भी बोलते हैं, दूसरी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल सा डेफिनेशन दूसरे तरीके से आप समझिए, कि जैसे हम एक एग्जांपल मानते हैं कि यहां पर ये मान लेते हैं कि 2 कूलम का चार्ज है, कितना कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का, और इस पे फोर्स लगा मान लेते हैं कि 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन फोर्स लगा और चार्ज कितना का है, 2 कूलम का। तो 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय में 2 कूलम, तो 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 कूलम कितना हुआ, 10। समझो डेटा को समझो एक एग्जांपल के थ्रू, कि 20 न्यूटन का फोर्स है, 20 न्यूटन का फोर्स है और 2 कूलम पर 20 न्यूटन लग रहा है। कितने कूलम पर, 2 कूलम पर। तो भैया ये 2 कूलम से जब डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 10 न्यूटन पर कूलम। नहीं आया समझ में, आया होगा, बहुत आसान सा समझा रहा हूं।
कि 10 न्यूटन पर कूलम। अब दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूँ, वो तो थियोरेटिकल होता है कि दिस इज द रीजन और वगैरह वगैरह, बट आप जो है इसको मैथमेटिकल फील कैसे करोगे कि क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोला है कि 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम फॉर दिस एग्जांपल इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब हुआ कि फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, दूसरी भाषा में, दैट भाषा इज थ्योरेटिकल भाषा, दैट भाषा इज थ्योरेटिकल भाषा, बट दिस भाषा इज मैथमेटिकल भाषा। ये भाषा कौन सी भाषा, तो न्यूटन पर कूलम मतलब कि फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बातों में जो हम लोग लगे हुए थे, इट इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज है। क्या है, दिस इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोले तो क्या बोलोगे, दिस इज रीजन विजन को गोली मारो, क्या बोलोगे, दिस इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। कहीं पे लिखा हुआ है 10 न्यूटन पर कूलम, देखो यूनिट भी याद होगा, न्यूटन पर कूलम है ना। तो कहीं पे लिखा हुआ 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मतलब क्या समझोगे, मतलब हम ये समझेंगे सर कि 1 कूलम पर कितना फोर्स है, 10 न्यूटन, तो 2 कूलम पर 20, 3 कूलम पर 30। तो कौन सी बड़ी बात है यार, तो हम लोग लिख लेंगे इसी बात को। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया है कि इट इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज, इट इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। अगर डायमेंशन की बात करें जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, नॉट फॉर बोर्ड के लिए, तो डायमेंशन जो होते हैं वो होते हैं, न्यूटन का क्या होगा एमएलटी माइनस में 2 और डिवाइडेड बाय में कूलम का होता है 80, 80 मतलब होता है एम्पियर सेकंड। जैसे करेंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, 10th में पढ़ा होगा, चार्ज अपॉन में टाइम। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू में टी, आई को क्या होता है एम्पियर, टी को क्या होता है टाइम। तो ये करंट का 80 हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ से ऐसे हटा भी सकते हो, हटा कैसे सकते हो, जो देखो एम एल टी माइनस 3 और ए माइनस में होगा, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या समझ में आ गया। तो एक बात और जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से जन्म लेती है। किससे जन्म लेती है, पॉजिटिव, इससे और भी समझेंगे बाद में, जन्म लेती है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज से जन्म लेती है, क्योंकि आपको समझ में आया, मैंने बेसिक एग्जांपल जो बताया उससे, पॉजिटिव चार्ज से क्या लेती है, जन्म लेती है। अगर इसको और भी थोड़ा सा और भी समझने की कोशिश कीजिए, और भी इसको समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको कुछ कुछ बातें और भी समझ में आएगी। जैसे देखिए कि अगर ये, छोड़िए एक बात और सीखें, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं कहीं पे स्पेलिंग गलत होगा, कहीं कहीं पे स्पेलिंग गलत होगा, तो आप बुरा मत मानिएगा, हमको सिखाने की कोशिश कीजिएगा, हमें ब्लेसिंग दीजिएगा इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश कैसे सिखाइएगा, कहीं पे अगर आपको लगता है कि इंग्लिश की स्पेलिंग्स गलत है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर स्पेलिंग को मार्क करके आप हमें मतलब क्या कर सकते हैं, साहस दे सकते हैं, बस और क्या बोलो यार। आप लोगों की ब्लेसिंग है तभी तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तभी तो मैं सीख पा रहा हूँ, आप हैं तो हम भी हैं, और क्या। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कई तरीकों से करते होंगे, लेकिन एज रिक्वायरमेंट हम आपको सिखा रहे हैं कि अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल में दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये लाइंस जितना रीजन में है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो फिलहाल आप इस तरीके से, मतलब इधर की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, इधर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज किधर होगा बताओ, इधर होगा कि इधर होगा, क्योंकि ये कहाँ से जन्म लेती है, पॉजिटिव चार्ज से। तो जन्म का तो ये जा रहा है उधर मरने के लिए, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर होगा, इधर होगा। अब तुम बताओ कि पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो अगर मैं एक प्लस क्यू चार्ज को रखूंगा तो ये किधर जाएगा, किधर जाएगा, किधर जाएगा, तो सर इधर जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाती है। पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि भैया पॉजिटिव चार्ज ये भी है, पॉजिटिव चार्ज ये भी है, तो धक्का ही देगा ना, धक्का ही देगा ना। तो हमें तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज किधर जाएगी, नेगेटिव चार्ज किधर जाएगी बताओ, किधर जाएगी। वो सर ये तो पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेगा इसको, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के अपोजिट में जाएगी। क्या सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है क्या, हाँ होती है, उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा अगले लेक्चर के लिए, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाएगी, और ये उल्टा जाएगी। क्या हम इस पे सवाल कर लें, आप तैयार हैं सवाल करने के लिए। एक एम्स का सवाल करते हैं, किसका सवाल करते हैं, एम्स। ये एम्स क्या होता है सर, नाम सुना है क्या एम्स का, ओहो रूह कांप गई होगी एम्स के नाम पे, कि जाना है तो एम्स जैसे कॉलेजेस में जाना है या फिर एम्स में जाना है ना। तो आप एम्स का एक सवाल करवाता हूँ, बहुत प्यारा सा सवाल, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम वो सवाल करवा देते हैं, करवा दे सवाल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये बेसिक थ्योरी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये बेसिक। सामने एक सवाल है और सवाल ये रहा, लिखा हुआ द फिगर शो दैट शो द पाथ ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वन थ्रू ए रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल 2, 3, 4। तो देखो इसके मैं फोटो बना लेता हूँ, फोटो क्या बना के रखा है, ये जो है कुछ मैं किताब से देख के लिखा हूँ क्वेश्चंस। अब डरे नहीं कि मास्टर क्यों किताब देख रहा है, मास्टर किताब देखना काम है। ये नेगेटिव चार्ज है, इसका नाम है 2, और एक जो है पॉजिटिव चार्ज है और इसका नाम क्या रखा है उसने, 1, और ये जो है पॉजिटिव चार्ज है 3, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए होंगे। ये नेगेटिव चार्ज है 4, इसका नाम रखा है टॉप, इसका नाम रखा है डाउन, और एक फोटो दिखा दिया कुछ इस तरीके से। तुम बताओ पॉजिटिव चार्ज किधर गया है, पॉजिटिव चार्ज किधर गया बताओ, ऊपर या नीचे, ऊपर। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर इधर होगा, ऐसे, तभी तो वो उसको धक्का दिया ना, तभी तो उसको धक्का दिया, तभी तो ऊपर लेके चला गया। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आया होगा यार, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात बन गई कि नहीं आ रहा है समझ में। तो कोई ऊपर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पक्का ऊपर होगा। तो क्यों ना हम पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे मार्क कर ले अपने मन से। तो तुम बताओ सेकंड नंबर किधर आएगा, किधर आएगा सेकंड नंबर, किधर आएगा, ऊपर के नीचे, नीचे, क्योंकि पॉजिटिव नीचे है तो वो नीचे आ गया। तो 2 आ जाएगा डाउन में। चलो 3 किधर जाएगा, 3 किधर जाएगा, किधर जाएगा, रिपल्सन करेगा 3, पॉजिटिव चार्ज है, उसको साला ऐसे करके भेज देगा, 3 जाएगा टॉप में। चलो -4, 4 वाला को बताओ किधर, ये जाएगा डाउन में, तो 4 जाएगा डाउन में। ऑप्शन रहा तुम्हारा काम मिलाना, कौन सा होगा, ऑप्शन रहा तुम्हारा, ठीक है। चलो इसको हटा दें, तो ये रहा। चलिए और भी सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम फोर्स कैसे निकालें, फोर्स के मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। तो बहुत सिंपल से वही फॉर्मूले को मैं रिपीट कर दूंगा, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा दोस्त बताया मैंने आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे दोस्त होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज, फोर्स अपॉन में चार्ज। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन में चार्ज। अगर चाहे तो डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं,
जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स की डायरेक्शन होगा। बहुत सिंपल से ये कॉन्सेप्ट लिखा गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन आपको पता लग गए होंगे। अच्छा, और मैं करके क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू में क्यू इंटू में ई। क्या बोलते हो, फोर्स इज इक्वल टू में क्यू इंटू में ई। नहीं आया समझ में, आ गया होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू में क्यू इंटू में, जिस डिस्टेंस पर आपको आर मतलब जिस डिस्टेंसेस पे फोर्स निकालना उसी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और दूरी का ले लिया और फोर्स किसी और दूरी का निकाल रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा नहीं है रिश्ता। वो रिश्ता बहुत क्लियर है कि कुछ इस तरीके से ऐसा होता है। तो बाल अरेंज कर लो, क्या समझ में आ गया, फोर्स इज इक्वल टू में क्यू। अब एक बात समझो कि जहां जहां फोर्स आएंगे, जहां जहां फोर्स आएंगे, तो फोर्स आया और चार्ज भी है, तो जहां जहां चार्ज है वहां वहां मास है। क्या ये बात तुम्हें क्लियर हुआ क्या, कि चार्ज जो है बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगर जहां जहां चार्ज है वहां वहां मास है, हो सकता है मास बहुत कम हो लेकिन मास तो होगा। तो जहां जहां चार्ज वहां वहां मास, तो जहां जहां फोर्स वहां वहां एक्सेलरेशन, जहां जहां फोर्स वहां वहां एक्सेलरेशन होना जरूरी है। तो इसका मतलब कि अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन निकालने का, तो कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन में मास। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करो तो ये हो जाएगा फोर्स क्यू इंटू में ई अपॉन में मास। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, अगर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा तो उधर ही एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन ये बात डिपेंड करता है चार्ज पे। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो उल्टा, क्योंकि वो उल्टा आता है ना, जिधर डायरेक्शन होता है। तो इस तरीके से एक बात, अगर ये बात है, अगर तुम सोचो कि Q कांस्टेंट और M कांस्टेंट, Q कांस्टेंट और M कांस्टेंट चार्जेस, तो जिसका भी दे देगा तो वो कांस्टेंट रहेगा ना जी, और M भी कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट हो सकती है, तो कई तरह की बातें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो भी सकती है और न भी हो सकती है। अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये लिखेंगे रिलेशन, या मैं बहुत गंदा लिख दिया यहाँ पे ना, एक काम करो क्या लिख लो क्या यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सेलरेशन। क्या दिखाई दे रहा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सेलरेशन। थोड़ा गंदा हो गया वहां पे। तो देखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो होगा क्या कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो अप्लाई क्या, काइनेमेटिक, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। डरे नहीं मेरे दोस्त, मैं आपके साथ हूं, डरे नहीं। ये 11th वाली बात, अप्लाई काइनेमेटिक्स इक्वेशन। अब काइनेमेटिक्स इक्वेशन जनरली तीन ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, जो ट्रेंड है, v इजिकल टू में यू प्लस में ए टी, और कौन सा था, ए सी इजिकल टू में यू टी प्लस में, नाइन्थ में पढ़ा होगा हाफ ए टी का स्क्वायर, और एक कौन सा था, बी स्क्वायर इजिकल टू में यू का स्क्वायर प्लस में 2a। लेकिन यहाँ तीनों में एक ऐसा है कांस्टेंट, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है क्यू इंटू में ई, तो फोर्स अपन में मास। मास किसका, किसका मास ले लोगे, मास बॉडी का नहीं, मास ऑफ क्यू चार्ज, किसका, मास ऑफ क्यू चार्ज। क्या बात है, समझ में आ गई, दिखाई दे रहा है क्या, मास ऑफ क्यू चार्ज। आगे बढ़ जाए, ठीक है, मास ऑफ क्यू चार्ज। इस पे एक बहुत बेहतरीन सा सवाल कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, एक सवाल कराऊंगा। अच्छा, और भी बात है कि ये नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर नीट, नीट वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नीट में सवाल आ चुके हैं कई बार, तो नीट वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ी बहुत इसको देख लीजिए।
है ना। बहुत आसान सा है, एक्सेलरेशन का तो खेल है। तो एक सवाल कर लेते हैं, नीट में आया हुआ सवाल है, हमने है बोर्ड पर लिखा हुआ है, ए टॉय कार विथ चार्ज क्यूब मूव on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ? कांस्टेंट। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो मतलब काइनेमेटिक्स के सारे इक्वेशन लगवा सकते हैं। ड्यू टू द फोर्स क्यू ई, वाह सवाल देने वाला कितना सोचा आप लोग के लिए। क्यू ई बोला है मतलब फोर्स बोला है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 0 से 6 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोला? एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करने से क्या हुआ होगा? एक्सेलरेशन रिवर्स हो गया होगा, क्योंकि क्यू तो रिवर्स हो नहीं सकता है, वो तो एक अलग क्वांटिटी यार, उसको क्या रिवर्स करोगे? पागल हो क्या? एम को रिवर्स कर सकते हो क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स किया तो मतलब एक्सेलरेशन भी 100% क्या हो गया होगा? रिवर्स हो गया होगा। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, आगे क्या बोला? द कार कंटिन्यू टू मूव फॉर 2 more सेकंड। दो सेकंड और तक वो मूव किया गया है, कर रहा होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकंड आर रेस्पेक्टिवली। देखो सवाल तुमको हो सकता है देख के बहुत परेशानियां हुआ होगा, तुमको लगा होगा कि क्या ये सवाल होने लायक है, लेकिन अगर आप सीरियसली इसको देखोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं यूज हुआ है, सिर्फ डराया है उसने। तो देखो सवाल है नीट का है, जैसा आपने देखा, और कब का है? 2018 का है शायद, शायद क्या वही है। अब देखो क्या है मामला कि करें इसको सॉल्व। थोड़ा सा पसीना पसीना हो रहा है, कोई बात नहीं, पसीना का भी मजा लेना चाहिए। तो u इजिकल टू 0 था, कब t इजिकल टू 0 पर, u इजिकल टू में v इजिकल टू में 6 मीटर पर सेकंड हो गया, कब t इजिकल टू 1 सेकंड पर, और उस समय जिसका नाम था a, यहाँ पर b हो गया। तो एक्सेलरेशन किधर लगा होगा? इधर वेलोसिटी बढ़ा होगा, तो वेलोसिटी किधर बढ़ा? इधर। तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा भैया? इधर। और एक्सेलरेशन हुआ कितना होगा? तुम लोग जानते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन वेट टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना? 6 माइनस 0 अपॉन में 1, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ में आ गई? 6 मीटर पर सेकंड। अब देखो, अब ये हुआ होगा 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ये। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही आगे बढ़ा ना, तो यही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा कर दिया, तो एक्सेलरेशन उल्टा हुआ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा किया ना जी, क्या मैग्नीट्यूड चेंज किया? नहीं। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता है। तो सिर्फ क्या चेंज हुआ होगा? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो डायरेक्शन हो गया इधर में 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? अब देखो इसको बहुत कॉन्सेप्चुअल सिखाता हूँ आपको। 0 से 6 मीटर पर सेकंड हुआ 1 सेकंड में, मतलब 6 हुआ। अब एक्सेलरेशन कर दिया उल्टा, तो 6 से हो जाएगा 0 कितना सेकंड में? 1 ही सेकंड में। सोच कर देखो तुम, क्योंकि उल्टा जब लगेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी कि नहीं होगी? सोचो, ये तो सिंपल सी बात है। तुम लोग बोलोगे हाँ सर कम होगी। क्यों कम हुआ? क्योंकि एक्सेलरेशन उल्टा है भैया। तो एक्सेलरेशन जब उल्टा होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन डिक्रीज करके क्या 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एक्सेलरेशन अगर उल्टा का 0 क्या नेगेटिव में भी हो सकता है। एक्सेलरेशन बड़ा खतरनाक चीज है। तो कितने सेकंड में होगा? तो मेरा दिमाग कहता है कि 1 ही सेकंड में हो जाएगा, लेकिन तुम लोग चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। देखो v इजिकल टू में u प्लस में 80 हम लोग जानते हैं। फाइनल वेलोसिटी कब 0 होगा? 0 तो होना तय है, 0 तो होना तय है। u कितना है? 6, माइनस में 6 इंटू में t। माइनस क्यों लिया? क्योंकि एक्सेलरेशन उल्टा लग रहा था। तो t की वैल्यू क्या हुआ? 1 सेकंड। मतलब ये वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी 0 हो जाएगा कितने सेकंड में? 1 सेकंड। तो मतलब यहां पर तो 1 सेकंड ले लिया जी। तो तुम लोग बताओ
यहां से कितना हुआ सेकंड, 2 सेकंड हो जाएगा नहीं, क्योंकि यहां से तो 1 सेकंड लिया और साला यहां से स्टार्ट किया था जर्नी। तो अगर तुम यहाँ बैठ के देखोगे, यहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ, तेरा दोस्त जो बैठा हुआ था, वो तो घड़ी में 2 सेकंड नोट करेगा, और यहाँ पर जो दूसरा दोस्त जो बैठी हुई थी, वो तो 1 ही सेकंड नोट करेगी। क्यों नहीं, 1 सेकंड नोट करेगी। अब क्या होगा, लेकिन इस सवाल में क्या दे के रखा है, 2 सेकंड तक चला है। अब ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, यहाँ पर रुकेगा नहीं। इसकी जिंदगी में दिक्कत है, किसके, इस टॉय कार के जिंदगी में बहुत समस्या है, लेकिन रुकने वाला नहीं है। तब ये वापस आएगा। तो जीरो से, जिस जीरो से 1 सेकंड में 6 हुआ, तो ये भी 1 सेकंड में, और टी इक्वल टू फिर से 1 सेकंड ले लिया, तो यहाँ पर वेलोसिटी फिर से कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। चाहो तो कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, चाहो तो कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, आएगा। कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, सिंपल यही वाला, यू 0 रख दोगे, ए 6 रख दोगे, टी 1 सेकंड रख दोगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। अब देखो, ए बी सी डी, अब बोला है कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए, कितना सेकंड में, 0 से 3 सेकंड में। 3 सेकंड होगा कि नहीं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो 0 से 3 सेकंड में अगर आप निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए बी होगा कि बी सी होगा कि सी डी होगा कि ए डी होगा। तो मैं बोलूंगा कि ए बी होगा, चाहे ए बी बोल दो चाहे ए डी बोल दो, दोनों एक ही बात है, अपॉन में 3 सेकंड। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट तो ए बी हुआ ना, सॉरी बी हुआ चाहे डी हुआ, एक ही बात हुआ ना। तो ए बी लिख दिया हमने, क्या गलत कर दिया, कुछ गलत है क्या, नहीं यार। तो ए बी, तो ए बी की दूरी निकाल सकते हो क्या, बोलो। हाँ सर निकाल सकता हूँ, ऐसे लिख दो, यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर अपॉन में 3। अब यू कितना था 0, टी कितना था 1 सेकंड, 3 सेकंड नहीं लेना है, 3 सेकंड नहीं, 3 सेकंड का मतलब हुआ कि तुम यहां से यहां तक का निकालने जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बेटा इसमें एक प्रॉब्लम है कि एक्सेलरेशन तुमने उल्टा कर दिया, एक्सेलरेशन को तुमने बदल दिया ना, एक बार एक्सेलरेशन इधर था फिर एक्सेलरेशन इधर कर दिया। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो तुम इस इक्वेशन को लगा सकते हो क्या, नहीं। 11th हम लोग पढ़ते कि ये उसी के लिए लगता है जिसके लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे कि इतना ही निकाल देना एफ बी, तो 1 सेकंड के लिए। तो कितना हो जाएगा, हाफ 6 इंटू में 1 का स्क्वायर अपॉन में, ये तो 3 रखेंगे क्योंकि ये तो टोटल टाइम बोला है। तो 2 से 6 कट गया तो ये 1 मीटर पर सेकंड। अब बोला है एवरेज स्पीड कितना, 0 से 3 सेकंड में। एवरेज स्पीड 0 से 3 सेकंड में तो कितना होगा, सोचो, डिस्टेंस होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टाइम कितना, 3 सेकंड। अब टोटल डिस्टेंस में देखो, ये बड़ा मजेदार है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अपॉन में 3, सारे यूनिफॉर्म है, सेम जैसा है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 आएगा, तुम कैलकुलेट भी करोगे तो 3 प्लस 3 प्लस 3 अपॉन में 3, तो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। तो नीट के सवाल थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं बाय मिस्टेक लिख दे रहा हूँ बार बार। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अपॉन में 3, तो हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 अपॉन में 3, तो हो जाएगा 9 अपॉन में 3, तो 3 मीटर पर सेकंड। तो ये थे नीट 2018 के सवाल। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये सेम है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक ही टाइप के पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बस कुछ नहीं, ये क्यू है, आपको अगर आर दूरी पर निकालना है
तो यहाँ पर P पॉइंट मान लीजिए, तो EP हो जाएगा कितना, KQ का अपॉन में R का स्क्वायर, बस सिंपल। हाउ टू सी डायरेक्शन, तो जहां पे डायरेक्शन देखना है तो आप प्लस चार्ज को रख दो और देखो वो किधर जा रहा है। अगर डायरेक्शन देखना है लॉजिकल वाला डायरेक्शन, फीलिंग वाला, तो क्या करना पड़ेगा, वहां प्लस चार्ज रख के देख लो किधर जाएगा, इधर गया तो इधर होगा डायरेक्शन, इधर आया तो इधर आएगा डायरेक्शन। नहीं आना समझ में, नहीं आना, मैं जानता था कि नहीं आएगा तेरे को। मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्लस चार्ज रख दो यहाँ पे, जिधर गया उधर ही होगा। सर माइनस चार्ज रख सकते हैं क्या, नहीं नहीं रख सकते, मर्जी थोड़ी नहीं, यहाँ पे माइनस चार्ज रख देंगे, माइनस चार्ज रखो तो उल्टा मानना पड़ेगा, मंजूर नहीं, तो फिर प्लस चार्ज रखो, फिर तो प्लस चार्ज इधर रखो, जिधर जाएगा उधर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। सर डायरेक्शन तो आपने बता दिया, लेकिन मैथमेटिकल डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, किताबी वाले डायरेक्शन। तो डायरेक्शन, किताबी डायरेक्शन लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, नहीं आर का क्यू, जैसे उसमें लिख देते हैं। देखो वो यूनिट वेक्टर एक्चुअल में आर का स्क्वायर अगर कर दोगे तो यहाँ पे एक आर आ जाएगा, तो आर वेक्टर अपन में आर, तो समझ गए ना, यूनिट वेक्टर बनेगा। ये वेक्टर फॉर्म हुआ, ये कैसा फॉर्म हुआ, वेक्टर फॉर्म। एक होता है सुपरपोजिशन वाली बात, तो सुपरपोजिशन का डेफिनेशन नहीं लिखने जा रहा हूँ, बहुत बेयाद सा डेफिनेशन है, सुपरपोजिशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बोलता है कि अगर किसी पॉइंट पर ई नेट अगर निकालना हो, देखो ये सब बोर्ड की किताब में, बोर्ड के क्या एनसीईआरटी में रहते हैं, तो आप उसको ना पढ़ने उन्हें मत जाना है कि ये होता है वो होता है, डायरेक्ट ये है कि आपको इस समेशन देगा कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होगा, वेक्टरली सम होगा, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे सम कर दोगे। एक मैं आपको सवाल करके दिखाऊं तो क्या ज्यादा खुशी नहीं मिलेगा आपको, क्या आपको जिंदगी में खुशी चाहिए, चाहिए खुशी, ठीक है तो एक सवाल कर लेते हैं तो आए और आएगी खुशी। क्यों खुशी क्यों चाहिए, क्योंकि सुपरपोजिशन लॉ को सीखना है। तो एक बहुत बढ़िया से एक बुक है जिसका नाम है एस.सी. वर्मा, हमारे परम गुरु, सबके गुरु। तो एस.सी. वर्मा का एक सवाल बहुत अच्छा सा है, तो उसमें से एक सवाल करता हूँ, है ना, ताकि आपको सुपरपोजिशन लॉ करके सिखाएगा, वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, प्लस मैग्नीट्यूड का भी कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। तो पहले तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा तभी तो सीख पाएंगे, तो इसको हटा देता हूँ। तो एक सवाल है और सवाल रहा ये आपके सामने लिखा हुआ है, टू चार्ज 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए एंड बी सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। Find the electric field at a point P on the perpendicular bisector of AB at a distance of 12 सेंटीमीटर from its middle point। तो सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया और हम लोग कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ पर दो चार्जेज है, ये तो 10 माइक्रोकूलम, ये माइक्रो क्या होता है बताओ, माइक्रो क्या होता है, माइक्रो मतलब 10⁻6 -6 माइक्रो। तो ये दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर, क्या बात है सब 10 ही 10 बस, और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या आप तैयार है निकालने के लिए, जी हाँ। चलिए जहां पर निकालना है उस पॉइंट पर एक क्या रख दिए, पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, तो उस पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये बात पक्का ना। तो यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया प्लस, छोटा सा प्लस चार्ज, ये चार्ज उसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, सिंपल सी बात है, रिपल्सन करेगा, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर की तरफ, ये बात पक्का। ये चार्ज क्या करेगा, इधर की तरफ में अट्रैक्शन करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ। क्या ये बात को मानता है, बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत डायरेक्शन में नहीं ना, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है एस.सी. वर्मा जी का। अच्छा ये दूरी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, सर आपको कैसे पता चल जाता है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये क्या है बाइसेक्टर, तो 5 ये भी और 5 ये भी, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा,
मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख दूँ। ये 12, ये 5, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। बताओ, अब हिंट कर दिया मैंने, हिंट कर दिया, बोलो। ये पी बी इज इक्वल टू में पी ए, और ये हो जाएगा कितना, 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 169 इज इक्वल टू में 13 सेंटीमीटर। क्या बात को मानता है 13 सेंटीमीटर होगा? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण आएगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण भी आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। माइनस होने के बाद से डायरेक्शन अलग अलग हो गए हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड के क्यू अपन आर का स्क्वायर। अगर क्यू दोनों में सेम है तो डायरेक्शन अलग अलग हो। क्यों? क्योंकि एक प्लस है, एक माइनस है, सिंपल। चलिए करते हैं। ई की वैल्यू कोई बताए कितना होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही है, तो किसी के द्वारा निकाल लो। ई की वैल्यू होगा के क्यू अपन में आर का स्क्वायर, और के कितना होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9, क्यू कितना होता है 10 इंटू 10 पे पावर माइनस में 6, अपन में आर कितना है, आर कितना लो 5, 12 या 13, बोलो 5 लो, 12 लो या 30 लो, क्या बोलोगे? 13। सेंटीमीटर के मीटर में लूँ, मीटर में लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो बताओ। इसको सॉल्व करने के बाद क्या मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ? और 6, 5.3 इंटू 10 पे पावर 6 न्यूटन पर कूलम। चलिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। थीटा का क्यों? क्योंकि देखो सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करेगा। तो आप ऐसा नहीं कि ई और ई 2 ई कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वेक्टर है ई इलेक्ट्रिक। तो आप ई और ई 2 ई तो नहीं लिख सकते हैं। तो दिस फॉलो सुपरपोजिशन लॉ। तो वेक्टोरियली ऐड करना है, तो वेक्टोरियली ऐड करने के लिए क्या कर देते हैं, इसको हम लोग कंपोनेंट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा। कैसे? सोचो। ई का एक कंपोनेंट कितना बनेगा, ई कॉस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, और इसका भी एक कंपोनेंट बनेगा ई कॉस थीटा। ऊपर में क्या बनेगा, ई साइन थीटा, और इसका नीचे में क्या बनेगा, ई साइन थीटा। बोलो, क्या ई साइन थीटा कैंसिल आउट कर गए? कैसे? क्योंकि ऊपर वाला इजिकल टू नीचे वाला कैंसिल आउट। तो नेट क्या बचा? तो सर नेट बचा ई कॉस थीटा प्लस में ई कॉस थीटा। बचा कि नहीं बचा बताओ? तो कितना हो जाएगा टोटल, 2 ई कॉस थीटा। तो 2 कितना है, 2 ई कितना है 5.3। मैं क्या यहाँ पे एक लाइन बना दूं, 5.3 इंटू 10 पे पावर 6। अब कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस? नहीं सर, ये का परपेंडिकुलर बाय बेस, ये तो कहीं देखा सा है। तो tan थीटा होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस तो tan थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना, 5 की 10, बेस कितना 5 की 10, 5 की 10 5। क्यों? क्योंकि cos थीटा इसमें देखेंगे ना, चाहे इसमें देखेंगे, दोनों में से कोई एक देखेंगे। तो बेस हो जाएगा 5 और हाइपोटेन्यूज 30। जब इसको सॉल्व जब करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम क्या, 4.1 इंटू 10 पे पावर 6 न्यूटन पर कूलम डायरेक्ट। तो आपने इसमें क्या सीखा कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। मैं फास्ट हो गया क्या, स्लो? तो आपने सीखा कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सुपरपोजिशन लॉ को कैसे लगाते हैं, और क्या सीखा? हाँ बस यही। और दो अलग अलग चार्जेज हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, ये भी तो सीख लिया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्या हो, तो सच में मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो गया है, बस यही है। आगे बढ़ जाएं तो छोड़ दें। एक बढ़िया सवाल करते हैं जेई का, जो आप लोग को चहेता टॉपिक जेई के सवाल करने के लिए होता है। तो जेई के सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर मैं आपको दे दूं ना तो आप दे दें सवाल आपको एक जेई का, करोगे? कर दोगे? इतना सीखने के बाद तो कर दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक सवाल आपको जेई का दे रहे हैं ना।
चलिए, तो एक जे का सवाल है। सवाल आपके सामने है, लिखा हुआ चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट पॉइंट ए एंड बी ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल OAB। एक फोटो दिखाया है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, देन Q1 और Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज प्रोपोर्शनल टू। चार ऑप्शन है, क्या आप कर दोगे? तो ये फोटो को पहले बनाना पड़ेगा कि क्या दिया है। तो फोटो है कुछ इस तरीके से, फोटो कुछ इस तरीके से AOB, यहाँ पर Q1 लिखा हुआ है, यहाँ पर Q2 लिखा हुआ है। क्या यही है फोटो? देख लीजिए, एक Q1 एक Q2 और एक और लाइन दिया है कि X1 है और एक X2 है। बस ये तो बोलता है कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है। किसके? इस लाइन के। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना देते हैं। अच्छा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बताओ? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? के Q2 अपॉन में X2 का स्क्वायर। इसके कारण कितना आ जाएगा? के Q1 अपॉन में X1 का स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, सिंपल सा आएगा, ठीक है। अगर ये थीटा में मान लो, छोड़ो इसको थीटा क्या मान, इसको थीटा मान लो, इसको मानो, देखिए बात है 90, तो ये 90 माइनस में थीटा, ये कितना हो जाएगा? थीटा। और अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ठीक है, थीटा थीटा कितने थीटा। अब सारे दोनों का रिजल्टेंट इन्हीं दोनों के बीच में लाइज करता है, इन दोनों के बीच में लाइज करता है। तो अगर तुम देखो, इसको मैं क्यों ना E1 बोल देता हूँ फिलहाल के लिए, बोल दूँ E1, और इसको E2 बोल देता हूँ। और अगर ऐसी बात है तो tan थीटा इज इक्वल टू में क्या लिखूँ? tan थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर बाई में बेस, तो परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा? E1 अपॉन में बेस, का बेस है कितना? E2। बेस कितना है? E2। नहीं होगा, बोलो। फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल AOB, AOB से tan थीटा क्या लिखोगे बोलो? X2 अपॉन में X1, परपेंडिकुलर में बेस, X2 अपॉन में X1। तो अगर हम इस इक्वेशंस को देखें तो X2 अपॉन में X1 इज इक्वल टू में E1। E1 की वैल्यू कितना है? के Q1 अपॉन में X1 का स्क्वायर अपॉन में E2 का वैल्यू कितना है? के Q2 अपॉन में X2 का स्क्वायर, यही है। सॉल्व कर लो क्या? तो ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व वॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन में Q2 इक्वल टू में X1 X2 अपॉन में X1, कुछ ऐसा आ जाता है। जब इसको सॉल्व करोगे Q1 अपॉन में Q2 नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर लिख दो, चलो छोड़ो। जब इसको जब सॉल्व करोगे ना, तुम पे छोड़ दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू में X2 अपॉन में X1 आता है। तो ये रहा, ये कब का सवाल है? ये IT का सवाल है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया? सॉरी, ये X1 अपॉन में X2 आ जाएगा, कटेगा तो ये इधर जाएगा ना, X1 अपॉन में X2 आ जाएगा। बस ये है जे 2020 का सवाल, ओके। और पढ़ें, रहने दें, पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेस तो निकाली दी। तो नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेज।
कैसे होता है, क्या होता है, देखो। लाइन चार्ज का मतलब होता है कि एक ट्यूबलाइट है, चाहे ये मार्कर है, तो मार्कर में बहुत सारे चार्जेज हैं। तो एक चार्ज नहीं है, एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे पॉइंट चार्ज है ही नहीं, लाइन चार्ज। इसको कभी कभी लाइन चार्ज और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसमें एक टर्म्स डिफाइन किया जाता है, लेमडा। लेमडा का नाम सुना है? लेमडा का मतलब होता है चार्ज, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। कुछ और आएंगे, सिग्मा भी आ सकते हैं, रो भी आ सकते हैं, लेकिन अभी किसकी जरूरत पड़ रही है? लैम्डा की। लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का होता है कि मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज, जैसे लिखा हुआ कि 10 कूलम्ब पर मीटर। तो मतलब क्या हुआ 10 कूलम्ब पर मीटर, मतलब 1 मीटर में कितना कूलम्ब? 10 कूलम्ब। तो 2 मीटर में कितना कूलम्ब? 20 कूलम्ब। कितना आसान है भैया। 3 मीटर में कितना? 30 कूलम्ब। तो अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी मालूम है तो क्या टोटल चार्जेस भी निकाल सकते हो जितना लेंथ में चाहिए। तो ये होता है, यूनिट क्या होता है? कूलम्ब पर मीटर। कूलम्ब पर मीटर, सिंपल सा है। तो हमने आपको छोटी सी चीजें बताई। अब जो है इतना नोट कर लिया। अब जैसे कि ये टॉपिक बोर्ड के लिए भी है, जेई के लिए भी है, नीट के लिए भी, सबके लिए है। बोर्ड के लिए भी, जेई के लिए भी और नीट के लिए भी। अब जैसे देखो, सपोज कि एक लेंथ है और उस पर पॉजिटिव चार्जेस भरे पड़े हैं, कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्जेस भरे पड़े हैं, मान लिया हमने। और जिसका चार्ज डेंसिटी कितना है, क्या मानोगे? चार्ज चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या? लीनियर चार्ज, लेमडा। कितना मान लिया? लेमडा मान लिया। अब आपको यहां से डी दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर। ये पी पॉइंट, ऊपर वाला एंगल थीटा 1 मान लिया, नीचे वाला एंगल थीटा 2 मान लिया। ऊपर वाला एंगल क्या माना बेटा? थीटा 1। और नीचे वाला एंगल क्या माना बेटा? थीटा 2। सिंपल सा है। ऊपर वाला एंगल थीटा 1, नीचे वाला एंगल थीटा 2। ये एंगल निकालने में बहुत बड़ा चक्कर पड़ता है। ये एंगल थोड़ी बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे सिलेबस, नीट के, जेईई मेंस के और बोर्ड के सिलेबस में आपको एंगल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एडवांस वाला में साला चक्कर दे देता है मतलब ऐसा वैसा एंगल वैंगल निकालने के लिए होता है, तो आप उससे मरे नहीं। तो थीटा 1 थीटा 2 बहुत आसानी से आप देख लीजिए। ये 90 डिग्री है। अगर आपको ये बेस दे दिया है और ये आपको निकालना है, तो अगर मैं एक सिंपल सा, छोड़ो रहने दो। अब तुम सोचो पॉइंट चार्ज तो है नहीं कि के क्यू अपन आर का स्क्वायर लगा दो। क्या हर जगह पे चार्जेज है? सोच कर देखो, क्या हर जगह पे चार्जेज है? तुम बोलोगे कि हाँ सर हर जगह पे चार्जेज है। तो हर जगह पे चार्जेज हैं, तो कैसे निकाला जाए? कोई एक चार्ज तो है नहीं। तो किसी ने बोला कि सर एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं और ऐड कर देते हैं सबको। देखो कैसे निकाला जाता है। कोई बोले कि सर एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं और उसके दोबारा निकालते हैं, फिर एक चार्ज लेते हैं, फिर उसके दोबारा निकालते हैं, फिर एक छोटा चार्ज लेते हैं, फिर निकालते हैं, फिर छोटा सा चार्ज लेते हैं, फिर निकालते हैं। निकालते निकालते खत्म कहानी, जान चला गया। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कैसे कोई निकाल सकता है यार? छोटे छोटे चार्ज के कारण बार बार छोटा सा टुकड़ा करो, फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर इसका निकालो, फिर ऐड करो, वेक्टरली ऐड करो, पागल बन जाओ। तो लोगों ने सोचा कैसे किया जाए, बोला कि एक ही तरीका है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। जिसका नाम है इंटीग्रेशन। थोड़ा सा डर लगेगा आपको, शुरू शुरू है ना, थोड़ा सा डर डर लगेगा, लेकिन डरिए नहीं। तो वो इंटीग्रेशन के मेथड से हम चाहें तो
ये छोटे छोटे ऐड करने से तो अच्छा है कि इंटीग्रेशन का मेथड सीख ले भैया। तो छोटे छोटे को कितना ऐड करो, उससे अच्छा है ना कि इंटीग्रेशन का मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो बोला क्या कि देखो इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व करना है तो तुमको करना क्या पड़ेगा कि y दूरी पर जाकर, कौन सी दूरी पर जाकर, y दूरी पर जाकर छोटा सा एलिमेंट dy कंसीडर करो। क्या कंसीडर करो? dy। तो dy का मतलब था बहुत छोटा सा y। तो dy डिस्टेंस में जो चार्ज होगा वो भी बहुत छोटा होगा। क्यों? dy डिस्टेंस में चार्ज होगा वो भी बहुत छोटा होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ही बहुत छोटा है। और dq का जो वैल्यू होगा वो क्यों नहीं, लेमडा इंटू में dy। कैसे, नहीं समझ में आया ना? नहीं आया हो। लेमडा कूलम्ब पर मीटर, तो 1 मीटर में लेमडा कूलम्ब, 2 मीटर में 2 लेमडा कूलम्ब, तो dy मीटर में लेमडा इंटू में dy है कि नहीं? ठीक है। अब ये छोटे से चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा कुछ ऐसे, है कि नहीं? ये छोटे से चार्ज के कारण जो dq जो चार्ज है, जो d को जिसकी वैल्यू हमने लेमडा dy बोला है, तो उसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा इसी तरीके से। क्यों? क्योंकि इसको चार्ज को रख के देखो तो ये वाला तो ऐसे ही लगाएगा फोर्स उस पर, जिसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये एंगल कुछ थीटा बन रहा होगा, बना कि नहीं बना? ये थीटा, तो 2 कंपोनेंट बनेंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बड़ा नहीं, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, सब छोटे छोटे की बात करें। तो अगर ये तो ये भी थीटा ना, ये नीचे वाला नहीं होगा, ऊपर वाला होगा। ये थीटा, ये लाइन ये है ना, तो ये थीटा तो भी थीटा। इधर में हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, इधर में हो जाएगा डी ई साइन थीटा। बोलो अगर इस चार्ज को सेपरेट तुम दिखाओगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा। मैं फोटो बना दूं यहाँ पर। एक डी क्यू चार्ज है और वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है। तो इसके 2 कंपोनेंट ऐसे कर लो, ये y है और थोड़ा सा ऐसे कर लो। देखो मैं मानता हूँ कष्ट के घर ही है, डेरिवेशन होने वाला है, और ये y है और d है, और ये इस तरीके से लगेगा। तो ये थीटा था, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा है, तो ये d cos थीटा बना, और ये क्या बन गया होगा? d sin थीटा। बना होगा कि नहीं बना? बना होगा ना। अब ये d, ये थीटा, तो ये बनेगा d sec थीटा। क्या बना होगा? sec थीटा। कैलकुलेट करके देखना, sec थीटा के फॉर्मूला लगाना ना, क्या बनेगा? हाइपोटेनियस अपन में बेस, तो बेस मालूम था, हाइपोटेनियस निकल गया, d sec थीटा। अब आपको 2 कंपोनेंट मिले, एक तो x के डायरेक्शन में और एक तो y के डायरेक्शन। पहले मेरा फर्ज है DE निकालना। क्या फर्ज है? DE निकालना। तो DE कितना होगा? K इंटू में Q, तो यहां तो DQ है, K इंटू में Q अपन में R का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर तो हम लोग ये लेंगे ना, ये D sec थीटा का स्क्वायर लेंगे ना भैया, D sec थीटा का, sec थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? कुछ गलत लिख रहा हूं? नहीं, आगे लिख दूं। और D से D कट गया, ये D और ये D नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, वो D अलग है भैया, D अलग है, इसमें काट देना, काटना मत। DQ का वैल्यू कितना है? लेमडा dy। थोड़ा सा मैं कर्सिव लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, टेढ़ा कभी लिखा है नहीं, तो लिख के देखो मजा आएगा। और D sec थीटा का होल स्क्वायर, के लेमडा dy और D sec थीटा का स्क्वायर। क्या आगे समझ में? इतना नोट कर लो तुम लोग। पहले फोटो बड़ा अच्छे से बनाना, फोटो बहुत अच्छे से बनाना,
ठीक है, चलो हटा देता हूँ, फोटो को मैं रहने देने की कोशिश करूंगा, इसको भी हटा दो इसको भी। तो ये तो डी की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, डी की, और कितना वैल्यू आया, डी छोटा सा वैल्यू, के लेमडा डी बाई डी सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके डी के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक तो एक्स में निकालना हो तो क्या लिखना पड़ेगा, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, और एक वाई में निकालना हो तो क्या लिखना पड़ेगा, डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। बोलो सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, सर आपने तो लिखा है बिल्कुल सही। अब डी ई को देखोगे तो डी कितना है, के लेमडा डी बाई डी सेक थीटा का होल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। यहाँ पर ई बाई को क्या लिखोगे, डी ई की जगह पर के लेमडा डी वाई अपॉन में डी सेक थीटा का होल स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है जो सुनो, इसमें y भी वेरिएबल है, उसमें फोटो देखो कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो y भी चेंज करेगा, फोटो देखो तुम लोग, तो y जहाँ डी वाई मतलब y भी वेरिएबल है, और जैसे जैसे y बढ़ेगा तो वैसे थीटा भी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि देखो क्या ऐसा ही फोटो था, ये थीटा मान लिया था और ये y पर छोटा सा dy था, है कि नहीं, है कि नहीं बोलो। तो y एंड थीटा बोथ वेरिएबल, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंटीग्रेशन में कोई एक ही वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल नहीं होगा, इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल होगा, तो हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू में लिखेंगे y अपॉन में d, और y इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, d tan थीटा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा d सेक स्क्वायर थीटा। तो जहां जहां d बाई है वहां वहां क्या कर दो, d सेक स्क्वायर थीटा कर दो, जहां जहां d बाई वहां क्या करो, d सेक स्क्वायर थीटा कर दो। तो क्या करने के लिए तैयार है, तो चलिए हम इधर से करते हैं, के लेमडा डी वाई की जगह पर डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में डी का स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा। क्या फायदा हुआ बताओ ऐसा करने से, फायदा दिख रहा होगा, ई वाई में भी के लेमडा डी वाई की जगह पर डी सेक स्क्वायर थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। तुम लोग बता सकते हो क्या फायदा हुआ ऐसा करने से, क्या फायदा हुआ बताओ, क्या फायदा हुआ बताओ। सेक स्क्वायर थीटा, डी ने डी को मार दिया और ये डी ने डी को मार दिया, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। नहीं फायदा हुआ, फायदा है, फायदा ऊपर हटा दो, आप देखो ऊपर हटा दो, हटा देता हूं ऊपर, चलो अब इसको जब करोगे ई एक्स वाले को तो आपके सामने बचेगा के लेमडा कॉस थीटा अपॉन में क्या डी, के लेमडा कॉस थीटा अपॉन में डी, और अगर इधर ई वाई में करोगे तो क्या बचेगा, के लेमडा अपॉन में डी साइन थीटा। बोलो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आ गया, सबसे बड़े वाले फोटो में देखो, ऊपर थीटा 1 है नीचे थीटा 2 है, तो नीचे तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस थीटा 2 से लेकर प्लस का थीटा 1 तक, माइनस थीटा 2 से लेकर प्लस का थीटा 1 तक। इसमें के लेमडा अपॉन में डी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बाहर आके
नहीं आएगा बाहर, नहीं आएगा बाहर, क्या नहीं आ रहा समझ में? आ रहा होगा, आ रहा होगा समझ में, सिंपल सी है के लेमडा। तो अगर हम ई एक्स की बात करें तो के लेमडा अपन में डी बाहर आ जाएगा और कॉस थीटा अंदर बच जाएगा और माइनस थीटा वन थीटा टू से लेकर प्लस के थीटा वन तक। उसी तरीके से ई वाई में भी क्या हो जाएगा, के लेमडा अपन में डी हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस थीटा टू से लेकर थीटा वन तक। चलो एक्स में क्या करेंगे, के लेमडा डी अपन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, लिमिट रख दोगे माइनस थीटा टू से थीटा वन तक, नहीं होगा। और इसमें ई बाई इधर क्या करोगे, के लेमडा अपन में डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस में थीटा टू से थीटा वन तक। बताओ, एक लाइन और लिख दो, इसको करोगे तो के लेमडा डी लिमिट रख दो साइन थीटा वन और माइनस साइन थीटा माइनस का साइन थीटा टू। ई वाई में अगर करोगे के लेमडा अपन में डी माइनस को मैं बाहर कर देता हूँ तो कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। बोलो नहीं आया समझ में? आया होगा, ऊपर से हटा दो, हटा देता हूँ, ऊपर से हटा दिया। ऊपर से हटा दिया। अब ये एक्स को, लेक्चर लंबा हो रहा है मुझे पता है, ई एक्स में के लेमडा फोन में डी और ये हो जाएगा साइन थीटा वन साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा और ई वाई में क्या हो जाएगा, ई वाई में हो जाएगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अगर माइनस भी रखोगे ना, यहाँ पर मैं माइनस छोड़ दिया था, कॉस माइनस थीटा टू भी करोगे ना तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रह जाता है, तो अंदर बचेगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। लेकिन ये माइनस जाके क्या बना देगा, जो देखो के लेमडा वाई में डी और ये हो जाएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा। तो ये रहा आज का लेक्चर, यहाँ पे समाप्त। ये डेरिवेशन मैंने कर दी, बोर्ड के लिए भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड के लिए। हम इस पे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। जब तक अगर आपको क्वेरी आती है तो आप हमें मेल आईडी पे लिख सकते हैं, जिसका नाम है rcpy@gmail.com, नहीं rcpy@gmail.com, सॉरी। तो उस पर आप मेल कर सकते हैं। आपको इस लेक्चर्स के बहुत खूबसूरत सा डीपीपी मिलेंगे, आप उसको कीजिए और इस लेक्चर के पीडीएफ हैंड रिटन गंदी सी रिटन नोट्स भी आपको मिलेगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल दी